हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। मैं हूं प्रोफेसर समन्वय रिछारिया और आज हम लोग देखने वाले हैं जनरल एक्सप्लेनेशन पार्ट 3। जनरल एक्सप्लेनेशन आईपीसी में अगर आप देखेंगे तो इसके पहले मैं आपको 2 वीडियो ऊपर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, 2 वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। काफ़ी सारा पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं वहाँ पर, और हम ये जो इसका थर्ड वाला पार्ट है वो आज कंप्लीट करेंगे सेक्शन 39 से लेके सेक्शन 52A तक की प्रोग्राम। क्लियर? तो चलिए देखेंगे। सबसे पहले जनरल एक्सप्लेनेशन को अगर आप देखेंगे तो चैप्टर 2 में डिफाइन किया गया है सेक्शन 6 से लेके 52A तक, ठीक है, जिसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। फर्स्ट हमारा डेफिनेशन क्लॉज था जिसमें एक पार्ट देखेंगे सेक्शन 6 से लेके 33 तक, और दूसरा पार्ट मिलेगा आपको सेक्शन 39 से 52A तक, ठीक है। और थर्ड वाला पार्ट आपको मिलेगा सेक्शन 34 से लेके 38 तक का। तो हमने फर्स्ट वाले वीडियो में सेक्शन 6 से लेके 33 तक के पार्ट को हमने 2 वीडियो में कवर किया हुआ है, और आज हम इसको थर्ड वाले वीडियो में लेके आएंगे। क्लियर? और इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, तो ऐसे करके 4 से 5 वीडियो में हम पूरा जनरल एक्सप्लेनेशन को कवर करेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पर तो देखेंगे सबसे पहले आपको जो डेफिनेशन मिलेगी वो मिलेगी वॉलंटरीली, जिसको हम लोग कहते हैं स्वेच्छापूर्वक, ठीक है। वॉलंटरीली जिसको हम लोग कहते हैं स्वेच्छा, ठीक है, स्वेच्छापूर्वक। तो बेसिकली अगर देखेंगे तो आईपीसी में वॉलंटरीली जो है वो एक स्टैंडर्ड मिनिचरिया कहलाता है ना। इसको लेके कई जगह आपको इस तरीके के प्रोविजन मिल जाएंगे वहाँ पर कि वॉलंटरीली कौन कौन से ऑफेंस वहाँ पर किए जाते हैं। तो कब कहा जाए कि कोई भी एक वॉलंटरीली किया गया, स्वेच्छापूर्वक किया गया है, तो इन्होंने कहा है सेक्शन 39 ऑफ आईपीसी कहता है कि अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली व्हेन ही कॉज इट बाय मींस whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it। ठीक है, सिंपल सी बात है कि कोई भी एक्ट वॉलंटरीली किया गया नहीं किया गया कैसे डिसाइड होगा। तो ये सिंपल सी बात है कि इस तरीके से डिसाइड होगा कि जो भी रिजल्ट होगा, अगर आपने ये एक्ट इस रिजल्ट को सोच के किया है, राइट, ये एक्ट किसी भी पर्सन ने ये जो एक्ट किया है, इस एक्ट को अगर ये रिजल्ट सोच के किया हुआ है तो कहा जाता है कि एक्ट कैसा होगा, आपका वॉलंटरीली एक्ट कहलाएगा। क्लियर बात? तो यहाँ पर बेसिकली कहा जाता है रीजन टू बिलीव। वॉलंटरीली करने के लिए रीजन टू बिलीव होना चाहिए, विश्वास करने का हेतु होना चाहिए, विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि हम ये इस तरीके से वहां पर कर पाएंगे। तो यही कहता है सेक्शन 39, ठीक है। तो सेक्शन 39 को समझने के लिए आपको 2 चीज यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। क्या? सबसे पहले इसके कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हम लोग देखते हैं, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ स्वेच्छापूर्वक, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले कि वह उस उन साधनों से कारित करता है जिसके द्वारा उसे कारित करना उसका आशय था। ये एक्ट जैसे वो करना चाहता था, जिस मीडियम के थ्रू ये करना चाहता था उसके हिसाब से किया गया, तो माना जाएगा कि एक्ट उसी का एक्ट है। क्लियर? दूसरी बात में ये बात कही गई कि वह उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था कि उसका कारित होना संभाव्य है। तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी की बात करता है, संभावना की बात करता है। और तीसरी बात निकल के आती है कि वह उन साधनों द्वारा कारित करता है जिस साधनों को काम में लाते समय वह विश्वास करने का कारण लगता था, रीजन टू बिलीव था उसके पास। क्या था? रीजन टू बिलीव था कि उसका कारित होना संभाव्य है। मतलब सिंपल सी बात है कि एक्ट और रिजल्ट के बीच में आपको क्या करना है, यहाँ पर कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। एक्ट और रिजल्ट के बीच में कनेक्शन अगर आप एस्टैब्लिश कर देंगे कि ये जो एक्ट आपने किया है ये इस रिजल्ट के लिए आपने किया था, अगर ये प्रूफ हो जाता है क्योंकि आपने उसी साधनों द्वारा किया है, उन्हीं मीडियम्स के थ्रू किया है, उन्हीं मेजर्स के थ्रू किया है, तो माना जाएगा कि एक्ट कैसा था, आपका वॉलंटरीली एक्ट यहाँ पर माना जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखना कि वॉलंटरीली वर्ड जो है स्वेच्छापूर्वक, इसको मीन्स से इस्तेमाल किया जाता है। अब एक इलस्ट्रेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इलस्ट्रेशन कहता है सेट्स फायर बाय नाइट टू एन inhabited house in a large town for the purpose of facilitating a robbery and thus causes the death of a person. Here, a man not have intended to cause death and may even be sorry that death has been caused by his act. Yet, if he knew that he was likely to cause death, he was caused voluntarily death. यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो है वो कोई लूट करने के लिए जाता है, कोई रॉबरी करने के लिए जाता है, ठीक है। कहाँ पर? एक बड़े नगर में जाता है, रात में जाता है और उस घर में आग लगा देता है, ठीक है, और इस प्रकार एक किसी पर्सन की वहां पर डेथ हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे कि एक का जो इंटेंशन था एक पर्सन की मृत्यु कारित करने का, उसकी डेथ कॉज करने का नहीं था, ठीक है, लेकिन उसको बुरा भी लगता है कि चलो मेरे एक्ट से किसी की डेथ हो गई, लेकिन बेसिकली जो डेथ हुई है वो उसके एक्ट की वजह से ही हुई है। तो भी यदि वह जानता था कि संभावना है कि वह मृत्यु कारित कर दे, तो उसने क्या किया, यहाँ पर वॉलंटरी डेथ यहाँ पर की हुई है, तो माना जाएगा कि यहाँ पर डेथ का ऑफेंस उसने किया हुआ है। तो इसके बारे में कहा जाता है कि अगर आप देखेंगे सेक्शन 111 ऑफ आईपीसी अगर देखेंगे, अबेटमेंट में एक प्रोविजन आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसमें ये बात जरूर मिल जाएगी कि जब एक कार्य को करने के आशय से कोई कार्य किया जाता है
और अन्य कार्य हो जाता है, तब माना जाता है कि वह कार्य स्वेच्छापूर्वक किया गया था, क्योंकि उसमें उसका ज्ञान शामिल होता है, उसका नॉलेज वहां पर होता है। क्लियर? तो जरा ध्यान देना। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन 41। तो लॉ की जब हम लोग बात करते हैं, इस तरीके से लॉ की जब हम लोग बात करते हैं, तो कोई भी लॉ जो होते हैं वो दो तरीके के लॉ होते हैं, एक जनरल लॉ होता है और एक स्पेशल लॉ होता है। ठीक है? जनरल लॉ का मतलब होता है जो जिसमें जनरल सिद्धांत दिए थे, जनरल प्रिंसिपल से डाउन किए जाते हैं, जनरल रूल आपको बता दिए जाते हैं। स्पेशल लॉ होता है जो किसी स्पेशल सब्जेक्ट मैटर को, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है? तो ये स्पेशल लॉ यही होता है जो सेक्शन 41 में डिफाइन करते हैं। और हमेशा ध्यान रखना कि जब कभी भी स्पेशल लॉ की बात की जाती है तो स्पेशल लॉ हमेशा क्या करता है, जनरल लॉ को ओवरलैप करता है। ठीक है? मतलब इस दोनों के प्रोविजन अगर कभी सामने आते हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हमेशा स्पेशल लॉ के प्रोविजन कैसे किए जाएंगे, वहां पर प्रिवेल किए जाएंगे। तो स्पेशल लॉ के बारे में कहा गया है कि एप्लीकेबल टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए बनाए जाते हैं, जो क्या कहलाते हैं आपके स्पेशल लॉ कहलाते हैं, विशेष विधियां कहलाती हैं। क्लियर? चलिए इसके बाद देखेंगे दूसरा आपके पास प्रोविजन मिलेगा सेक्शन 42 का, जो कहलाता है लोकल लॉ। लोकल का मतलब होता है स्थानीय विधि। क्या कहलाता है? ये स्थानीय विधि कहलाता है। स्थानीय विधि का मतलब यहाँ पर होता है, देखिए स्थानीय विधि को हम लोग कहते हैं एक इस तरीके से अगर कोई लॉ बनता है तो ये दो तरीके से होता है। एक तो होल टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए होता है, होल टेरिटरी ऑफ इंडिया मतलब संपूर्ण भारत के लिए बनाया जाता है। लेकिन कुछ लॉ ऐसे बनाए जाते हैं जो क्या करता है, स्टेट बनाता है या फिर यूनियन टेरिटरीज भी बनाती हैं, या फिर आपका जो कह सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या यूनियन लेजिस्लेचर जो है वो बनाती है। लेकिन उनका एप्लीकेशन जो होता है या उनका जो विस्तार होता है पर्टिकुलर एरिया के ऊपर होता है। जैसे आप देखेंगे हर एक स्टेट में अलग अलग तरीके के आपके जो है लोकल लॉ वहाँ पर बनाए जाते हैं। तो लोकल लॉ इज लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, भारत के किसी भी एक पर्टिकुलर विशिष्ट भाग के लिए बनाया जाता है। ठीक है? तो ये क्या कहलाता है, आपका लोकल लॉ कहलाता है, यहाँ पर स्थानीय विधि कहलाती है। क्लियर? चलिए आगे देखेंगे। आगे देखेंगे आप, तो लीगल इलीगल वर्ड को डिफाइन कर दिया गया, इलीगल वर्ड को डिफाइन कर दिया गया। तो इलीगल का मतलब क्या होता है, मतलब लीगली बाउंड टू डू। इलीगल का मतलब लीगली बाउंड टू डू, कैसे हम लोग समझते हैं? इलीगल का मतलब होता है अवैध। और जब मैं अवैध की बात करता हूँ तो समझना पड़ेगा कि अवैध का मतलब यहाँ पर क्या। तो अवैध के बारे में कहा जाता है कि द वर्ड इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस। तो उन्होंने कहा कि वो सारी चीजें जो ऑफेंस होती हैं, ऐसे एक्ट और ओमिशन जो क्या होते हैं, ऑफेंस होते हैं, चाहे वो आईपीसी में डिफाइन कर दिए गए हों, चाहे वो अदर सब्सटेंटिव लॉ में डिफाइन कर दिए गए, ठीक है, अन्य सारभूत कानूनों में डिफाइन कर दिए गए। तो ऐसे एक्ट और ओमिशन जो ऑफेंस की कैटेगरी में आते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके इलीगल कहलाते हैं, अवैध कहलाते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आप यहाँ देखोगे, दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा है कि विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ऐसे एक्ट और ओमिशन जिनको कानून ने क्या किया, प्रतिषिद्ध किया हुआ है, प्रोहिबिटेड किया हुआ है, मतलब क्या कहलाते हैं, इलीगल कहता है। विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, दैट मीन्स इलीगल, इलीगल मीन्स नॉट लीगल। क्लियर? अब इसके बाद थर्ड पार्ट को अगर देखेंगे तो विच फोन इज ग्राउंड फॉर अ सिविल एक्शन। ठीक है? इन्होंने सिंपल सी बात की कि कुछ ऐसे एक्ट और ओमिशन क्या करते हैं जो किसी सिविल आधार को, सिविल सूट फाइल करने के लिए, कोई सिविल कार्रवाई संस्थित करने के लिए आधार उत्पन्न करते हैं, कोई ग्राउंड फर्निश करते हैं, है ना। तो ये तीनों की तीनों चीजें जो होती है वो किस में आती है, ये तीनों के तीनों अगर एक्ट हैं इस तरीके के, तो ये क्या कहलाते हैं, इलीगल एक्ट कहलाते हैं, अवैध कृत्य कहलाते हैं। एंड अ पर्सन इज सेड टू बी इलीगली बाउंड टू डू whatever it is illegal in him to omit। क्लियर? तो इस तरीके से सेक्शन 43 क्या बताता है आपको, इलीगल के बारे में डिफाइन करता है, अवैध के बारे में आपको बताता है। इसके बाद देखेंगे तो सेक्शन 44 आपको मिलेगा जो बात करता है इंजरी की बात करता है, आपसे इंजरी की बात करता है। इंजरी का मतलब होता है कोई क्षति, कोई अपहानि। देखिए अब अगर ध्यान से देखेंगे तो जब भी कोई एक ऑफेंस किया जाता है, कोई भी एक अपराध किया जाता है, तो अपराध के अगर मैं एसेंशियल एलिमेंट की बात करूंगा तो कुछ 4 एसेंशियल एलिमेंट्स हमको मिलते हैं। ठीक है? सबसे पहला क्या होना चाहिए, एक पर्सन होना चाहिए। दूसरा मैंने कहा कि यहाँ पर कोई एक्टर्स एरिया होना चाहिए। थर्ड मैंने कहा कि यहाँ पर कोई मेंस एरिया होना चाहिए। और लास्ट में मैंने कहा कि क्या होती है, इंजरी होती है। क्योंकि कोई भी पर्सन कोई भी एक्ट और ओमिशन करता है विद गिल्टी माइंड, ये किस लिए करता है, किसी दूसरे पर्सन को इंजरी करने के लिए, उसको क्षति करने के लिए। तो इंजरी इज वेरी एसेंशियल पार्ट, वेरी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ऑफेंस, इसलिए इंजरी को यहाँ डिफाइन करना बहुत एसेंशियल हो जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि द वर्ड इंजरी डिनोट एनी हार्म। ठीक है? एनी हार्म किसी भी अपहानि के बारे में बताता है, किसी भी लॉस के बारे में बताता है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये कि लॉस कैसा होगा, तो क्वेश्चन यहाँ पर है तो लॉस कैसा होगा, तो लॉस कुछ इस तरीके से होगा। 4 तरीके के लॉस यहाँ पर बता देंगे कि कुछ इंजरी जो होंगी यहाँ पर वो कैसी होंगी, बॉडी से रिलेटेड इंजरी हो सकती है, माइंड से रिलेटेड इंजरी हो सकती है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंजरी हो सकती है, और
रेप्यूटेशन से रिलेटेड इंजरी यहाँ पर हो सकती है। तो बॉडी से रिलेटेड इंजरी क्या क्या होंगी, तो आप सभी को पता है कि चैप्टर 16 आईपीसी का पूरा इसी के बारे में बता दिया गया आपको। माइंड से रिलेटेड इंजरी में आप देखेंगे जितने भी ऑफेंस अगेंस्ट विमेन होते हैं, महिलाओं के विरुद्ध अपराध होते हैं, ठीक है, महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, ऑफेंस अगेंस्ट विमेन होते हैं, वो सारी की सारी जो इंजरी होती है वो माइंड से रिलेटेड इंजरी होती है। और हमारे पास जो प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं तो देखेंगे आईपीसी में चैप्टर 17 पूरा का पूरा ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको यहाँ पर बता दिया जाता है। और सबसे लास्ट वाला आता है रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन का मतलब सभी को पता है कि ये किसी भी ये मानहानि से रिलेटेड होता है। तो आपको पता है सेक्शन 499 और सेक्शन 500 ऑफ आईपीसी ये डिफेमेशन के बारे में बताता है, रेपुटेशन के बारे में बताता है कि जहां पर आपके रेपुटेशन को हार्म किया जाता है, क्षति पहुंचाई जाती है, वहां डिफेमेशन का चार्ज बनता है। तो आईपीसी में जितने भी ऑफेंस बता दिए गए हैं उनमें इसी तरीके की इंजरी वहां पर डिफाइन कर दी गई है। तो ये होती है इंजरी। इंजरी का मतलब क्षति, और इंजरी क्या होती है, किसी भी ऑफेंस का एसेंशियल एलिमेंट होता है, किसी भी ऑफेंस का आवश्यक तत्व होता है। क्लियर। चलिए आगे देखेंगे हम लोग। तो देखेंगे अगला जो क्लॉज मिलेगा आपको मिलेगा सेक्शन 45 जो बताता है लाइफ के बारे में। आपको सेक्शन 45 लाइफ मतलब जीवन। अब क्वेश्चन है कि जीवन किसका, तो देखिए जीवन का मतलब क्या। देखिए बात यहाँ पर ये होती है कि आईपीसी में देखेंगे तो जो पनिशमेंट वाला पार्ट आप देखेंगे, पनिशमेंट वाले पार्ट में अगर आप देखेंगे दंड के विषय में जो चैप्टर दिया गया उसमें बहुत सारे सेक्शन 53 में आप देखेंगे कुछ इस प्रकार से पनिशमेंट दिए गए। कैसे पनिशमेंट दिए गए, डेथ सेंटेंस, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया गया है, आपका इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, और यहाँ पर देखेंगे तो फुल फीचर ऑफ प्रॉपर्टी और फाइन की बात की गई है। ठीक है, तो लाइफ का मतलब होता है कि देखिए जब कभी भी डेथ सेंटेंस दिया जाता है ना, और जब कभी भी इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जाता है ना, तो इस दोनों पनिशमेंट में ये लाइफ को डिनोट करना बहुत जरूरी होता है कि लाइफ का मतलब क्या। ठीक है, लाइफ का मतलब, तो लाइफ का मतलब होता है टिल डेथ। तो क्वेश्चन आता है किसकी लाइफ, है ना, तो किसकी लाइफ, तो यहाँ पर कहा गया कि लाइफ के बारे में बता दें कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ के बारे में बता दिया, किसी भी मानव के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है। तो ये कहलाता है लाइफ। तो ये लाइफ का यहाँ पर मतलब होता है। अब इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो लाइफ के साथ आपको मिल जाएगा डेथ, है ना। तो सेक्शन 46 जो है वो आपको क्या बताता है, डेथ के बारे में बताता है, मृत्यु के बारे में बताता है। तो किसकी मृत्यु आप सभी को पता है, क्योंकि मैंने अभी आपसे बताया कि डेथ की जब बात होती है तो जब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दिया जाता है तो टिल डेथ होता है ना, टिल डेथ। तो डेथ का मतलब क्या, मृत्यु किसकी, तो सेम बात हो गई कि मृत्यु किसकी, यहाँ पर ह्यूमन बीइंग की मृत्यु, किसी मानव जीवन की मृत्यु की यहाँ पर बात की जा रही है, उसकी डेथ यहाँ की बात यहाँ पर की जा रही है। बहुत सिंपल सी बात है। तो अब इसके बाद आता है सेक्शन 47 में जो हम लोग एनिमल की बात करते हैं। ठीक है, एनिमल यहाँ पर क्यों डिफाइन कर दिया गया, इसको इस तरीके से समझते हैं। जब भी एक ऑफेंस होता है ना, तो ऑफेंस में दो तरीके की पार्टी होती है। क्रिमिनल ऑफेंस में दो तरीके की पार्टी होती है, एक अक्यूज्ड होता है, अभियुक्त जिसको हम लोग कहते हैं, दूसरा हमारे पास विक्टिम होता है। ठीक है, अक्यूज्ड और विक्टिम होता है। तो देखिए अक्यूज्ड के बारे में कहा जाता है कि ये तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, पर्सन होना चाहिए, ये तो व्यक्ति, क्योंकि क्रिमिनल लायबिलिटी इसी के ऊपर बना हुआ है। और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो सेक्शन 11 में आपने बता दिया कि पर्सन में कंपनी को इंक्लूड कर देंगे, एसोसिएशन को इंक्लूड कर देंगे, है ना, तो ये सब हो सकते हैं। लेकिन जब मैं विक्टिम की बात करता हूँ तो विक्टिम यहाँ पर कोई ह्यूमन भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, और पर्सन के साथ साथ कोई एनिमल भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि ऑफेंस यहाँ पर एनिमल के अगेंस्ट भी किया जा सकता है। तो विक्टिम एनिमल भी हो सकता है, लेकिन अक्यूज यहाँ पर एनिमल नहीं हो सकता। इस बात को समझना जरा यहाँ पर, इसलिए एनिमल को डिफाइन किया गया। तो द वर्ड एनिमल डिनोट एनी लिविंग क्रिएचर। लिविंग क्रिएचर का मतलब होता है कोई जीवित व्यक्ति जो होता है, लिविंग जीव जंतु, जीवित व्यक्ति जो होता है, जीवित जीव होता है, जो जिंदा रहता है, लिविंग होता है, अदर देन अ ह्यूमन बीइंग, जो कैसा होता है, मानव जीवन से अन्य अलग होता है, मानव जीवन को एनिमल में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये कहलाता है आपका एनिमल। ठीक है, जीव जंतु जिसको हम लोग कहते हैं। अब आता है सेक्शन 48। सेक्शन 48 को ध्यान से देखेंगे तो वेसल को डिफाइन करता है। ठीक है, वेसल का मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वेसल का मतलब आपको मिलेगा, वेसल का मतलब आपको मिल जाएगा यहाँ पर जलयान कहते हैं इसको। ठीक है, वेसल का मतलब क्या होता है, जलयान। अब जलयान क्या होता है, तो देखिए वेसल बेसिकली दो तरीके से बनाया जाता है। एक तो होता है किसी पर्सन के लिए, और दूसरा होता है किसी भी पर्सन के साथ साथ आप कह सकते हैं किसी भी प्रॉपर्टी को, गुड्स को, है ना, प्रॉपर्टी या गुड्स, इनको जलयान का मतलब देखिए समझिए, जब भी किसी पर्सन को या किसी भी प्रॉपर्टी को या किसी भी गुड्स को, है ना,
जल मार्ग के माध्यम से, है ना, वाटर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आने ले जाने का काम करते हैं। तो जिस मीडियम से आप उनको लाने ले जाने का काम करते हैं वही क्या कहलाते हैं, वेसल कहलाते हैं। वही क्या कहलाते हैं, वेसल कहलाते हैं। तो वेसल की डेफिनेशन यहाँ पर दे दी कि द वर्ड वेसल डिनोट एनीथिंग मेड फॉर द कन्वीनियंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग और ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग मानव के लिए और प्रॉपर्टी के लिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का करने का काम जो किया जाता है पानी के द्वारा। ठीक है, पानी के माध्यम से, कन्वीनियंस बाय वाटर। ठीक है, पानी के अंदर से ले जाने का, पानी के ऊपर से ले जाने का काम किया जाता है। तो ऐसी सारी चीजें क्या कहलाती हैं, आपकी वेसल कहलाती है, जलयान कहलाती है। क्लियर बात। चलिए इसके बाद देखेंगे तो सेक्शन 49 मिलेगा, ईयर और मंथ की बात की गई है। अब ईयर और मंथ क्यों किए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे जितनी पनिशमेंट दी जाती है वो ईयर पनिशमेंट जो होती है वो ईयर वाइज दी जाती है। ठीक है, मंथली पनिशमेंट दी जाती है। तो ईयर और मंथ यहाँ पर फिक्स किया गया। तो उन्होंने कहा कि वेयर एवर the word year or the word month is used, it be to understood that the year of the month is to be reckoned according to the British calendar। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये जो ईयर और मंथ कैलकुलेट किए जाएंगे वो ब्रिटिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो कैलकुलेट किए जाएंगे। इसको हम लोग ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ग्रिगोरियन कैलेंडर भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान रखना इसको 49 को। अब सेक्शन 50 की बात करेंगे, सेक्शन की बात करेंगे। तो सेक्शन क्या होता है, ठीक है, देखिए इसको इस तरीके से समझिए कि जितने भी कोडिफाइड एक्ट होते हैं, ठीक है, जितने भी कोडिफाइड एक्ट होते हैं, है ना, संहिताबद्ध होते हैं। तो जब उनको कोडिफाइड किया जाता है, मतलब रूल्स और रेगुलेशन को जब कोडिफाइड किया जाता है, किसी भी रूल्स और रेगुलेशन को जब कोडिफाइड किया जाता है तो उस पर नंबर्स दिए जाते हैं, है ना। जो उनके रूल्स और रेगुलेशन की जो नंबरिंग होती है वही नंबर क्या कहलाती है, सेक्शन कहलाती है, धाराएं कहलाती है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से ध्यान रखना है सेक्शन 50 को। अब 50 के बाद देखेंगे हमारे पास मिलेगा सेक्शन 51। सेक्शन 51 कहलाता है ओथ। ओथ का मतलब होता है शपथ। अब देखिए ओथ का मतलब क्या होता है। जब भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की जब हम लोग बात करते हैं तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में जो भी डॉक्यूमेंट या एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है वो ऑन ओथ किया जाता है। इसका मतलब होता है कि जब भी कोई स्टेटमेंट या कोई भी कथन या कोई भी डॉक्यूमेंट आप ओथ पर देते हैं, दैट मीन्स कि आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप सच सच वहां कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप वहां झूठ बोलेंगे तो सेक्शन 193 गिविंग फॉल्स एविडेंस और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस की आपके ऊपर क्या हो सकती है, क्रिमिनल लायबिलिटी स्टैब्लिश की जा सकती है। तो अगर कोई भी चीज ओथ पर की जाती है तो इसका मतलब होता है कि आप उसको क्या कह रहे हैं, सही कहेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 51 में ओथ को डिफाइन कर दिया गया कि द वर्ड ओथ इंक्लूड्स अ सोलेमन अफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ and by declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof whether in a court of justice or not। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो कहाँ होती हैं आपकी कोर्ट ऑफ जस्टिस में की जाती हैं। इसके अलावा जितने भी आपके जुडिशियल आपके ट्रिब्यूनल्स होते हैं, है ना, उन सब में क्या होती है, ओथ यहाँ पर इस तरीके से की जाती है किसी भी एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए। क्लियर, तो इस तरीके का ध्यान रखना। ओथ का मतलब होता है शपथ। अब ओथ के बाद देखेंगे तो नेक्स्ट वर्ड मिलेगा गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब होता है सद्भावपूर्वक। देखिए जब कभी भी किसी जगह पर गुड फेथ का इस्तेमाल किया जाता है तो गुड फेथ के बारे में कहा जाता है कि वो मेन श्रेया को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। जहाँ कहीं भी गुड फेथ लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वह मेन श्रेया कैसी होती है, एब्सेंट होती है। तो गुड फेथ प्रूफ करने के लिए आपको दो चीजें प्रूफ करनी पड़ती है। क्या प्रूफ करना पड़ता है, सबसे पहले आपको बताना पड़ता है ड्यू केयर, उस चीज सावधानी, और अटेंशन, सतर्कता और सावधानी। ये दो वर्ड जो होते हैं इनको आपको बताना पड़ेगा। अगर आपने दो चीजों को साबित कर दिया तो कहा जाएगा कि ड्यू केयर और अटेंशन वहां पर हो गया। ठीक है, तो गुड फेथ को सद्भावपूर्वक साबित करने को आपको ड्यू केयर और अटेंशन साबित करना पड़ेगा। तो देखेंगे आईपीसी के चैप्टर 4 में देखेंगे जनरल एक्सेप्शन आपको दिए गए, साधारण अपवाद दिए गए, उसके हर एक प्रोविजन में आपको क्या वर्ड मिल जाएगा, गुड फेथ, वहां पर सद्भावपूर्वक वर्ड मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर मेंश्रिया क्या होती है, एब्सेंट होती है, वहां मेंश्रिया अनुपस्थित होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये था आपका सेक्शन 52। सेक्शन 52 के बाद हम लोग देखेंगे सेक्शन 52A जिसको हम लोग कहते हैं हार्बर। ठीक है, हार्बर को लेकर, हार्बर का मतलब होता है संश्रय। हार्बर का मतलब क्या होता है, संश्रय। संश्रय का मतलब होता है आश्रय। आश्रय का सिंपल सा मतलब यहाँ पर होता है, आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। संश्रय आश्रय को अगर आप इस तरीके से देख सकते हो कि किसी भी ऑफेंडर को, किसी भी अपराधी को क्या कहना, अपने यहाँ पर आश्रय देना, है ना, उसको रोटी कपड़ा मकान अवेलेबल कराना, ये जानते हुए कि वो कैसा एक ऑफेंडर है या एक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, संश्रय कहलाता है, हार्बर कहलाता है। ठीक है, इस तरीके से आप दे सकते हैं। तो किसी व्यक्ति को आश्रय देना, भोजन देना, पेय देना, मतलब पीने के लिए कुछ चीज दे सकते हो, धन देना, वस्त्र देना, हथियार देना, गोला बारूद देना, ठीक है, और आने जाने के लिए कन्वीनियंस के लिए कुछ वहां पर साधन या व्हीकल प्रोवाइड कराना, है ना, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आप, और दूसरी बात, अगर किसी पर्सन के अरेस्ट को टालने के लिए अगर आप उसकी हेल्प करते हो तो भी किस में आता है, हार्बर में आता है, संश्रय में आता है। ठीक है, तो सेक्शन 157 और सेक्शन 130 इसके रिलेटेड प्रोविजन यहाँ पर बता दिए गए। इसके साथ साथ देखेंगे
कि एक केस बहुत डिसाइड हुआ था, राजीव गांधी शहादत केस भी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, राजीव गांधी एसोसिएशन केस के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु स्टेट वर्सेस नलिनी का केस था आपका 1998 का, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया था कि पत्नी को अपने पति के संश्रय के लिए मात्र इस कारण अभियोजित नहीं किया जा सकता क्योंकि वह अपने पति के साथ उसी घर में निवास कर रही थी, ठीक है। तो ये जरा ध्यान रखें कि पति पत्नी को बारे में कहा जाता है कि हार्बरिंग नहीं होती। अगर पति पत्नी को संरक्षण देता है या पत्नी पति को संरक्षण देती है तो यहाँ पर हार्बरिंग नहीं मानी जाती है, संशय नहीं माना जाता, यह अपराध यहाँ पर नहीं बनता है। तो सेक्शन 52 इस तरीके से 52A जो होता है वो हार्बर के बारे में बताता, संशय के बारे में बताता था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, है ना। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि अगर आपको लेक्चर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आपके लिए बताया जा रहा है कि इस अंडर सेक्शन 45 ऑफ इंडियन पिनल कोड लाइफ डिनोट जीवन किसका बता दिया गया है। जीवन के बारे में आपसे पूछा गया कि सेक्शन 45 ऑफ आईपीसी में किसके जीवन के बारे में बताया गया है। ऑप्शन आपके हैं कि लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किसी भी मानव के जीवन के बारे में, लाइफ ऑफ अ एनिमल, किसी जीव जंतु के जीवन के बारे में, लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड ऑफ एन एनिमल बोथ, दोनों के बारे में, ह्यूमन मानव के बारे में भी और जीव जंतु दोनों के बारे में, या फिर लाइफ ऑफ ईदर ह्यूमन बीइंग और एनिमल, दोनों में से किसी एक के बारे में, ठीक है। तो आपके पास ये जो है 4 ऑप्शन है, इनमें से जो भी सही ऑप्शन हो उस